हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 3, जिसमें कि आज के डेट में यानी कि इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख करके रखे हैं, इस क्वेश्चंस को कराना है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, क्या नहीं था, इसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो नंबर 2 में मैं दे चुका हूं, जाकर के वहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², या फिर इसी को KQ अपॉन r² लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि हम यहां पर चार्जेस के लिए तभी साइन यूज करेंगे जब क्वेश्चन में प्रीफर्ड रहेगा कि उसका वेक्टर फॉर्म लेना है, तब उसके हिसाब से साइन लेंगे, नहीं तो हम हमेशा उसका मैग्नीट्यूड लेकर के चलेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ आता था, और जो निगेटिव चार्ज था उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो रेडियली इनवर्ड के डायरेक्शन में आता था। ठीक है, इतनी सी बातें ध्यान रखना है। चलते हैं कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम, एक प्लस में चार्ज है और एक माइनस में चार्ज है, आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A एंड B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास दो चार्ज A और B पर रखे हुए हैं। पहला वाला जो है वो 10 माइक्रोकूलम का है प्लस में, और दूसरा वाला क्या है, -10 माइक्रोकूलम का। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लिया जाए यहां पर है। ठीक है, मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि P पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर P, AB एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट। इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर P एक पॉइंट है जो यहां से 12 सेंटीमीटर ऊपर है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको यहां पर क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि कितना निकल करके आएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर हम सपोज करके चलेंगे, वहां पर हमारे पास क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, और उस टेस्ट चार्ज की वजह से जो फील्ड निकल करके आएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको P पॉइंट पर निकालने के लिए कहा गया है, तो हम अपने मन से सपोज कर लेंगे यहां पर क्या है, हमारे पास टेस्ट चार्ज। दिखाना नहीं है, बस समझ करके रखना है कि वहां पर हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अवेलेबल है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। अब जिस तरह से कूलम्स लॉ ऑफ फोर्सेस का न्यूमेरिकल्स बनाया जा रहा था, सेम टू सेम अब वही काम करना है। बस उसमें क्या था कि सारा चार्जेस हमारे पास मालूम होता था, उन सभी चार्जेस में किसी एक चार्ज पर फोर्स निकालना होता था। यहां पर हमारे पास दो चार्जेस गिवन है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया, तो उस पॉइंट पर भी तुम चार्ज मान लिए। कैसा चार्ज मान लिए, टेस्ट चार्ज मान लिए। अब तो सभी के पास चार्ज है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जैसा फोर्स का तरीका था बनाने का, उस तरीका को लगा करके फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। P पॉइंट पर अगर देखा जाए तो A और B, इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है, इस पर A पॉइंट और B पॉइंट वाला जो चार्ज है वो उस पर क्या लगाएगा, फील्ड लगाएगा। ठीक है, कैसा फील्ड लगाएगा। अच्छा, ये फिगर दिख नहीं रहा होगा सही से, थोड़ा इसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। A B
तक के 12 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर C ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज, तो ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ये भी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, रिपल्सन के वजह से अवे फ्रॉम हो जाएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। ये भी पॉजिटिव, दोनों की वजह से रेडियली आउटवर्ड। यहाँ तो माने हैं, ऐसा है नहीं कि यहाँ पर क्या है, पॉइंट चार्ज है। यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज ना के बराबर होता है। सिर्फ हम इसको मान करके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं ताकि प्रॉब्लम बनाने में सुविधा हो, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या हो गया, बाहर की तरफ आ गया। इसको ऐसा करते हैं, इसका नाम दे देते हैं EA, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A। अब जरा देखा जाए, ये हमारे पास कैसा चार्ज है, B के पास निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का क्वालिटी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स यहां से इसको अगर ज्वाइन करें तो ये डायरेक्शन होगा B का, इनवर्ड के डायरेक्शन में। यहां पर देख लिया जाए, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। जैसा डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके हिसाब से बिल्कुल डायरेक्शन इसका डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन दिखाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि उसी के बाद पता चलेगा आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलने वाला है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट A की वजह से इस डायरेक्शन में, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉइंट B के डायरेक्शन में, इनवर्ड के डायरेक्शन में। अब हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट डेफिनेटली इन दोनों के बीच से कहीं ना कहीं जाएगा। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जितना भी हमको फील्ड फोर्स मिल रहा था सारे फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह से जितना हमारे पास फील्ड मिल रहा है पहले फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले यहां पर हम EA का वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A क्या होता था, K इंटू Q। कौन सा वाला चार्ज लेना है, ये टेस्ट वाला नहीं, जिस चार्ज के कारण लग रहा है वो वाला लेना है। तो क्या है, 10 माइक्रोकूलम। चलिए ठीक है, यहां पर हमारे पास है 10 माइक्रोकूलम, लगा दिए। उसके बाद बटे उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो डेफिनेटली ये 13 सेंटीमीटर होगा, ठीक। यहां पर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, क्या, ठीक है। यानी कि हम इस चीज को लिख सकते हैं K इंटू, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं EB का वैल्यू फिर से जाएगा K, और यहां पर -10, लेकिन लेंगे क्या, +10 लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन तो क्योंकि यूज कर चुके हैं तो दोबारा हमको माइनस लेने की जरूरत है नहीं, ठीक। बटे इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लगा दिया गया 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसा करते हैं, इसको E मान लेते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। दोनों वैल्यू तो सेम है, ठीक है। अब रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास होता है ER, यानी कि रिजल्टेंट बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा या कॉस अल्फा। एंगल बिटवीन दोनों वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच का एंगल क्या होगा, वो एंगल हमको यहाँ पुट करना है। तो अब देखा जाए तो ये हमारे पास ट्रायंगल कैसा है, इधर और इधर का साइड सेम है, ये साइड सेम है, नीचे का साइड डिफरेंट है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मींस अगर ये एंगल हम थीटा लिए तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगा कि अगर ये दोनों एंगल सेम है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा हमारे पास, 2 थीटा। यानी कि दोनों फील्ड के बीच का एंगल कितना निकल करके आया, 2 थीटा निकल करके आया। दैट मीन्स हम यहां पर अगर वैल्यू पुट करें, EA की जगह E, EB की जगह भी E, 2 इंटू E, और यहां पर cos अल्फा की जगह कितना हो जाएगा,
2 थीटा हो जाएगा। एंगल कितना है दोनों के बीच में? 2 थीटा। अगर क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ था तो थोड़ा आसान पड़ जाता, हम वहां पर एंगल पुट कर देते हैं। फिलहाल दिया हुआ नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा? cos 2 थीटा। ये हो गया हमारे पास 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर cos 2 थीटा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां पर 2e स्क्वायर आ जाएगा कॉमन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, यानी कि 2e स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ट्रिगो को याद रखना है, बहुत सारा फॉर्मूला उसका यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 का पेड़ लग गया, बाहर निकल गया, e स्क्वायर का e आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल करके आया? 2e इंटू cos थीटा। अब हम इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते थे चाहते तो। देख ये जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ए, अगर ये 2 थीटा है तो हम मान सकते हैं चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये थीटा होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए, 2 थीटा इक्वली। ठीक है, अब अगर कंपोनेंट तोड़ा जाए इसका, ठीक है, इस तरह से, ये हमारे पास ऐसे है ई ए और ये थीटा है, और नीचे है ई बी, ये थीटा है। अगर इसका कंपोनेंट तोड़ा जाए तो एंगल साइड होता है cos थीटा और अदर साइड होता है sin थीटा। ठीक है, अगर इसका कंपोनेंट तोड़ा जाए तो एंगल साइड होता है cos थीटा और अदर साइड होता है sin थीटा। ठीक है, फिर क्या है? अब इस पॉइंट पर जरा गौर से देखा जाए कि ये वाला फील्ड और ये वाला फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों? क्योंकि EA और EB दोनों का वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कहानी इसका हो गया खत्म। बचा हमारे पास ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं हम लोग? वेक्टर को ऐड करते हैं। तो EA और EB बराबर है, यानी कि इसका वैल्यू भी E cos थीटा, इसका वैल्यू भी E cos थीटा, मिलकर के कितना आ जाएगा? 2E cos थीटा। तो अगर आपको वेक्टर पर अच्छा कमांड है तो रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकाल करके हम वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा, कोई डिफर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास 2E cos थीटा आ गया, हमको रिजल्टेंट का वैल्यू भी चाहिए, तो 2 हो गया E दोनों में से कोई भी उठा करके रख लेंगे, K इंटू 10 माइक्रो कूलम अपॉन 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा। जरा ट्रायंगल पर विचार किया जाए, ये हमारा ट्रायंगल है, थीटा नीचे 5 है, ये 12 है, ये 13 है। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 13 cos थीटा की जगह लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि k का वैल्यू क्या हो जाएगा? k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। k का वैल्यू हमारे पास फिर इंटू 10 है, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। 13 सेंटीमीटर को बदल देंगे मीटर में, 10 पर -2 से गुना कर देंगे, और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, यहां पर हो गया 5 अपॉन 13। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके आंसर ले आना है। इसको गुना भागा करके आंसर लगभग 4.1 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम आएगा। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F अपॉन Q, न्यूटन पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। इसी के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। आप लोगों को काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे फोर्स को डील कर रहे थे, है ना, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सबको सॉल्व करने का बस यही सिंपल तरीका है, और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आपको आसानी से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया? चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि अगले क्वेश्चन को बता सकूं आप सभी को।
पास तीन चार्जेस है, इज इक्वल्स टू क्यू, तीनों चार्ज का वैल्यू सेम है, आर प्लेस्ड एट द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। मतलब कि हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड ए दिया हुआ है, ठीक है, लगा दिए ए बी सी और डी। उसके बाद तीन कॉर्नर पर क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, कोई भी वहां पर साइन नहीं दिया, इसका मतलब प्लस क्यू है, प्लस क्यू, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फोर्थ कॉर्नर, तो जो कॉर्नर खाली बच गया है उस कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बतलाना है, ठीक है। फिर से वही पुराना काम, हम मान लेंगे कि फोर्थ कॉर्नर पर हमारे पास क्या है, टेस्ट चार्ज है। अब उस टेस्ट चार्ज की वजह से उस पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, कौन कौन सा फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में फील्ड भी लगेगा, फील्ड को कैलकुलेट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। बी पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस पर फोर्स लगाने वाला, इस पर फील्ड क्रिएट करने वाला तीन चार्जेस है, ए है, डी है और सी है। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। यहां पर हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, ठीक है। अब आप लोग बोल भी सकते हैं कि आउटवर्ड का मतलब तो उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बिल्कुल सही है बात, वो कहीं भी हो सकता है आउटवर्ड का मतलब, बट हमको कहां चाहिए, हमको चाहिए पॉइंट बी पर, तो हम सिर्फ पॉइंट बी वाला लेंगे। आई बात समझ में, हम सिर्फ पॉइंट बी वाला लेंगे, उसी डायरेक्शन वाला लेंगे और कोई नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए सी से देखा जाए, सी बी पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड की तरफ निकलेगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सी। अब जरा डी को देखा जाए, ये डायगोनली है इसके पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इस तरह से, ये भी रेडियली आउटवर्ड है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मजा आ जाता, ठीक है। चलिए अब हमारे पास तीन तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों का वैल्यू निकाल लिया जाए पहले, उसके बाद जोड़ने का सोचा जाएगा, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हमारे पास हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, डी का वैल्यू, अच्छा ये तो निकालना ही है, सी ई सी, इसका भी जगह K इंटू क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी भी ए है, ठीक है। उसके बाद ई डी, ये बात, इसके पास भी चार्ज है क्यू। अब डिस्टेंस हो गया डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए का स्क्वायर यानी कि के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर अगर सपोज इसको E मान लेते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, इसके जगह भी E रखेंगे तो E इंटू हाफ, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, E/2 हो जाएगा, ठीक है। हम सबको क्या किए, छोटा कर दिए, बाद में का वैल्यू लास्ट में बैठा देंगे, इससे आसान पड़ता है, बार बार लेकर के चलना पड़ेगा सारे वैल्यूज को। चलिए ठीक है, अब ये तीनों तो आ गया। अब इसको ऐड कैसे करना है, तो हम दो वेक्टर को पहले ऐड करेंगे। कौन कौन सा वेक्टर, ये वेक्टर C और वेक्टर A वाला, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, बिकॉज ये क्या है, स्क्वायर है। ये 90 होगा तो डेफिनेटली ये भी 90 होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके किसके बीच आएगा, EA और EC के बीच में, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 2EA EC और cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच का एंगल। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये सारा टर्म हो गया खत्म, बचा हमारे पास EA। EA का वैल्यू E माने हैं, EC का वैल्यू भी E माने हैं, यानी कि 2E स्क्वायर √2 इंटू E। रिजल्टेंट इसका और इसका रिजल्टेंट, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली कहां जाएगा, एकदम बीचों बीच जाएगा। सिमेट्री में क्या होता है, एकदम बीचों बीच हो जाता है, ठीक है।
तो एंगल निकालने का जरूरत नहीं है, चाहे तो निकाल भी सकते हैं, तो 45 डिग्री आ जाएगा, जैसा कि सबसे पहले क्लास में मैंने दिखाया था कूलम्ब्स लॉ वाले में। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, 4 गो चार्जेस था एक स्क्वायर पर, वहां पर निकाल के मैंने दिखाया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहां पर बच गया ई, दोनों का काम तो खत्म हो, क्योंकि इन दोनों के बदले आ गया ई आर, नेट रिजल्टेंट अब निकालना है हमको। तो इन दोनों का डायरेक्शन देखा जाए क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा ई आर प्लस ई डी। ई आर का वैल्यू आया √2e, ई डी का वैल्यू है e अपॉन √2। दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, e को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा √2 प्लस हाफ इंटू ई। अब चाहे तो e का वैल्यू बैठा लेंगे, तो √2 प्लस हाफ e का वैल्यू k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसी का ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, नोट कर लिया जाए। इस तरह कोई भी प्रॉब्लम आएगा, चाहे पेंटागोन हेक्सागोन से डरने का जरूरत नहीं है, बस निकालना कहां पर ये ध्यान देना है, ठीक है। और अगर क्या होता है, सिमेट्री का केस आता है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, साइड सबका इक्वल है और सब पर इक्वल चार्ज है, क्यू 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 क्यू, और मिड पर पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सीधी इलेक्ट्रिक फील्ड बता देना कितना आ जाएगा, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज इसकी वजह से जो फील्ड लगेगा, सेम फील्ड इसकी वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये भी इसको कैंसिल कर देगा, नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। कब, जब सिमेट्रिक रहेगा तब। अगर सिमेट्रिक नहीं रहा, असिमेट्रिक रहा, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं रहा, जैसे कि मान लीजिए प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू और इसको कर देता 2q, ठीक है, तब ये आंसर नहीं आता, तब 0 नहीं आता, तब फिर कैलकुलेट करना पड़ता, तब सिर्फ ये और ये एक दूसरे को क्या करता, कैंसिल करता, इन दोनों के कारण हमारे पास रिजल्टेंट आता। ये चूंकि चार्ज ज्यादा है, ठीक है, इसका फील्ड ज्यादा होगा और इसका फील्ड कम होगा, तो नेट क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, दोनों वेक्टर को माइनस कर देते हैं, माइनस करके निकाल लेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक रहेगा 0 लिख देना है, टाइम का बचत होगा, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तो सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दो चार्ज है प्लस q एंड प्लस 4q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ l। हमारे पास दो चार्ज है प्लस q एंड प्लस 4q और दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटी वाली l है। फाइंड द प्लेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 जस्ट लाइक फोर्स। फोर्स का क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड बताया था कि अगर क्या होता है कि दोनों साइड अगर पॉजिटिव चार्ज या दोनों साइड अगर नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो नेट फोर्स जो होता है 0 वो इन दोनों के अंदर में कहीं होगा, इन साइड में कहीं होगा, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूं, सेम चार्ज रहने पर उसका जो नेट फोर्स या नेट फील्ड की बात करें, फील्ड का भी तो वही डायरेक्शन है जो फोर्स का डायरेक्शन है, तो दोनों डिफर कैसे हो सकता है, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अंदर में कहीं होता है उसका नेट फील्ड 0 इन दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक है, इनसाइड या बिटवीन टू चार्जेस। और कहां होता है, नियर टू द स्मॉलर चार्ज, जो छोटा वाला चार्ज है उसके नजदीक होता है, ठीक है। और डिटेल से इसको समझना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 1 मैं बना के रख चुका हूं, ठीक है, ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग सभी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और अगर डिफरेंट चार्ज है यानी कि एक प्लस एक माइनस, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आउटसाइड डायरेक्शन में नेट फील्ड 0 होगा, और कहां पर होगा, ये भी नियर टू अ स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड, चाहे वो प्लस हो माइनस उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका जिसका सबसे छोटा होगा उसके नजदीक ही आएगा, ठीक। इस कंसेप्ट को क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक चार्ज प्लस q है, दूसरा चार्ज प्लस 4q है, दोनों चार्ज डिफरेंट है, ठीक है।
दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है पर दोनों चार्ज का साइन क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली इसका फील्ड जो जीरो होगा वो कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। किधर होगा, स्मॉलर चार्ज के नजदीक होगा। तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर चार्ज के नजदीक एक पॉइंट हम बना लेते हैं, क्या P बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर इसका नेट फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कंसेप्ट के हिसाब से। अब देखते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका डिस्टेंस है x, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, P पॉइंट का A से डिस्टेंस x मान लिए, तो P पॉइंट का B से डिस्टेंस l माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए अब जरा देखा जाए कि हमको जहां पर हमको फील्ड चाहिए, जहां पर हमको फील्ड चाहिए वहां पर क्या मैंने बताया, वहां पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानना है। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे तो ये इसके कारण इस पर फील्ड कितना आएगा, प्लस है, अवे फ्रॉम यानी कि ऐसे आएगा EA। ठीक है, अवे हो जाएगा इस तरह से EA। बी वाला पॉइंट पर, बी वाला जो पॉइंट है वो P पर कितना फील्ड लगाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी लगाएगा, अवे वाला ये हो गया B। तो P पॉइंट पर दो फील्ड लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट है तो यहां पर चांसेस बन सकता है कि दोनों इक्वल हो सकता है। यही बाहर में अगर चले जाते हैं, यहां पर अगर यही पॉइंट को रख देते हैं, तो इसके कारण भी बाहर, इसके कारण भी बाहर, दोनों तो पॉजिटिव है, दोनों रेडियली आउटवर्ड देता, दोनों रेडियली आउटवर्ड देता, तो हमारे पास नेट फील्ड को जोड़ना पड़ता, जोड़ने के बाद कभी भी जीरो नहीं आ सकता, सेम सिचुएशन इस तरफ पड़ता। ठीक है, इसलिए आउटसाइड में नहीं होगा, इनसाइड में हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब हमको करना क्या है, इस पर हमको नेट फील्ड को जीरो करना है। तो नेट फील्ड जीरो कब होगा, जब EA का वैल्यू क्या हो जाए, EB के बराबर, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो वहां पर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा। हमको वही तो पता करना है कहां पर होगा, नेट फील्ड तो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, EA का वैल्यू K इंटू एक पॉइंट के कारण Q, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा देखा जाए EB, ये हो जाएगा K इंटू 4Q अपॉन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा K से K मर जाएगा, Q से Q मर जाएगा, हमारे पास बचेगा 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एंड इधर बचेगा हमारे पास 4 अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 1 अपॉन एक्स बराबर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, 2 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास 1 अपॉन एक्स 2 अपॉन L माइनस एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, यानी कि L इक्वल टू 3x, x का वैल्यू कितना आ गया, L अपॉन 3। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, A से L अपॉन 3। अगर पूरा डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा नेट फील्ड। क्या ये जो वैल्यू आया है ये A के क्लोजर है या B के क्लोजर है, A के क्लोजर है। ठीक है, वही बात मैंने बताया था पहले। ठीक है, अब देखिए यहां पर स्क्वायर रूट हटने के बाद प्लस भी आता है माइनस भी आता है, हम दोनों सिचुएशन से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहला सिचुएशन लिया क्या, प्लस लिया, अगर माइनस का सिचुएशन लिया तो 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस 2 अपॉन L माइनस एक्स, तब क्या होता देख लेते हैं, L माइनस एक्स बराबर माइनस 2x, L इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स, L इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, निगेटिव ऑफ L। अभी जो x का वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि प्लस L/3 इधर है, तो निगेटिव किधर होता है, यहां पर माइनस L, यहां पर कहीं होता, और यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो हो नहीं सकते, यानी कि ये वैल्यू तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर स्क्वायर रूट हटेगा तो प्लस माइनस लेते हैं तब भी वहां पर क्लियर हो जाएगा, ये वैल्यू तो ऐसे ही गलत होगी, क्योंकि आउटसाइड में तो फील्ड जीरो होगा नहीं, फील्ड जब भी जीरो होगा इनसाइड में होने का मतलब प्लस वाला वैल्यू से ही होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जितना भी मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आपको सच में समझ में आ रहा है तो प्लीज बताएं हमें कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी आगे की क्लासेस में हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के हिसाब से भी
और जेईई मेंस के हिसाब से भी, ठीक है। वो टॉपिक को अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।